नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले राजस्थान इतिहास के टॉपिक बीकानेर के राठौड़ वंश पर चर्चा करेंगे, जो राजस्थान के लगभग सभी एग्ज़ामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको बीकानेर के राठौड़ वंश से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर का राठौड़ वंश। बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति से संबंधित हम पढ़ते हैं कि गोपीनाथ शर्मा ने कहा है कि राठौड़ संस्कृत के राष्ट्रकूट शब्द से बना है। यानी गोपीनाथ शर्मा क्या मानते हैं कि जो राठौड़ शब्द है वो संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। वही राज रत्नाकर व भाटों के अनुसार, यानी राज रत्नाकर व भाटों ने राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान बताया है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राठौड़ों को हिरण्यकश्यप की संतान किसने बताया, तो राज रत्नाकर व भाटों ने बताया है। नेक्स्ट हम कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों को क्या माना है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के वंशज कहा है। यानी राठौड़ों को बदायूं के राठौड़ों के वंशज किसने कहा है, तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। जो कर्नल जेम्स टोड है, यानी जिन्हें आप घोड़े वाला बाबा या राजस्थान के इतिहास का पिता कहते हैं, उन्होंने राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि राठौड़ों को सूर्यवंशी किसने माना है, तो कर्नल जेम्स टोड ने माना है। अब हम पढ़ेंगे कि बीकानेर के राठौड़ों की कुल देवी कौन सी है, तो बीकानेर के राठौड़ की कुल देवी नागनेची माता है। कौन सी है, तो ये नागनेची माता है। अब हम बात करें कि इष्ट देवी करणी माता। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी कौन सी है, तो वो करणी माता है। अब हम बीकानेर का पहला शासक यानी राव बीका के बारे में पढ़ेंगे। राव बीका जो कि राठौड़ वंश का, यदि आपसे कोई पूछे राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, बीकानेर के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है, तो उत्तर होगा राव बीका। राव बीका क्या था, ये जोधा का दूसरा बेटा था। यदि आपसे राव जोधा यही है जिसने मारवाड़ यानी जोधपुर में राठौड़ वंश की, उसका दूसरा बेटा था। वहीं यदि आप जोधा के पहले बेटे की बात करें तो उसका नाम निब्बा था। राव जोधा ने अपनी पुत्री रानी जसमादे के प्रभाव में आकर, यानी ये जो राव जोधा था जोधपुर वाला, इसने अपनी रानी जसमादे के प्रभाव में आकर सांतल को मारवाड़ का राज्य दे दिया। यानी जोधपुर का राजा किसे बना दिया, सांतल को बना दिया। इस कारण क्या किया कि राव बीका ने अपने चाचा कांदल के साथ मिलकर जांगल देश को विजित कर लिया। यानी जो जांगल प्रदेश था, बीका को इसने जीत लिया, जो कि मारवाड़ के उत्तर पश्चिम में था। यानी उस समय यदि आपसे कोई पूछे जांगल प्रदेश कहाँ था, तो वो मारवाड़ के उत्तर पश्चिम में था। कहने का मतलब ये है कि राव जोधा ने अपनी रानी जसमादे के प्रभाव में आकर राव बीका को मारवाड़ का राजा नहीं बनाया। इस कारण राव बीका ने क्या किया कि जांगल प्रदेश को अपने चाचा के साथ मिलकर जीत लिया, जो कि मारवाड़ के उत्तर पश्चिम में आता है। और जो राव बीका की माता, यदि आपसे कोई पूछे राव बीका की माता का नाम क्या था, तो वो सांखला राजकुमारी नौरंगदे था। यानी सांखला नौरंगदे था। राव बीका की पत्नी की बात करें तो राव बीका की पत्नी कौन थी, तो वो पुंगल के जो राव शेखा थे, यानी जो पुंगल के राव शेखा की बेटी रंगदे। यदि आपसे कोई पूछे राव बीका का विवाह किससे हुआ, तो पुंगल की राजकुमारी रंगदे से हुआ था। और किसकी बेटी थी, जो राव शेखा की बेटी थी। अब हम पढ़ेंगे कि राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी किसे बनाया, यानी राव बीका ने अपनी प्रथम राजधानी कोडमदेसर को बनाया। यानी राव बीका ने अपनी पहली राजधानी किसे बनाया, कोडमदेसर को बनाया। और राव बीका ने कोडमदेसर में भैरव मंदिर का भी निर्माण करवाया। अब हम नोट, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नोट, ये बहुत 3-4 बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि राव बीका ने कोडमदेसर में एक विशेष छोटी हल्की खाट बनवाई, ताकि वह अपने दादा द्वारा भोगे दुर्भाग्य से स्वयं को बचा सके। ताकि वह, इस खाट का निर्माण इसलिए करवाया राव बीका ने, ताकि वह सोते समय अपने पैर उस खाट से नीचे लटका सके। अब हम पढ़ेंगे कि राव बीका ने 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की। यानी राव बीका ने क्या किया, 12 अप्रैल 1488 को बीकानेर की स्थापना की करणी माता के आशीर्वाद से। और उस दिन आखा तीज था। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर की स्थापना दिवस कब बनाया, तो वो आखा तीज पर बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 1488 में, यानी 1488 में राव बीका ने क्या किया, बीकानेर को अपनी राजधानी बना लिया। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि राव बीका ने अपनी पहली राजधानी कोडमदेसर को बनाया, वहीं 1488 में राव बीका ने बीकानेर को राजधानी बनाया। बीकानेर को प्राचीन काल में राती घाटी के नाम से जाना जाता था। यानी बीकानेर को प्राचीन काल में राती घाटी कहते थे। अब हम पढ़ेंगे कि राव बीका ने कौन कौन से निर्माण करवाए, तो करणी माता का मंदिर जो कि देशनोक बीकानेर में बना हुआ है, ये भी राव बीका ने बनवाया। जो करणी माता है, इनका मूल नाम रिद्धिबाई था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि करणी माता का मूल नाम क्या था, रिद्धिबाई। और करणी माता को चूहों की देवी कहा जाता है। और करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे हैं उन्हें काबा कहा जाता है। सेकंड, राव बीका ने नागनेची माता का निर्माण भी बीकानेर में करवाया। राव बीका ने बीकाजी की टोकरी या टेकरी का निर्माण करवाया। इसका मतलब है राव जी की
राव बीकाजी ने बीकाजी की टोकरी या टेकरी का निर्माण करवाया। इसका मतलब ये है कि ये जो बीकाजी की टोकरी या टेकरी है, इसका मतलब कि इसने एक दुर्ग प्रारंभ करवाया था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, इस कारण से बीकाजी की टोकरी कह दिया गया। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसके बीका के बाद राव नरा शासक बनता है, इसका कोई विशेष योगदान नहीं है। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे राव लूणकरण, यानी कौन सा राव लूणकरण। राव लूणकरण ने क्या किया, सबसे पहले यानी सर्वप्रथम 1509 में लोदरवा के मानसिंह को हराया, यानी राव लूणकरण ने 1509 में लोदरवा के स्वामी मानसिंह को हराया, 1512 में क्याम खानियों को हराया तथा 1513 में नागौर के मोहम्मद खां को हराया। लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध है। यदि आपसे कोई पूछे कि बीकानेर का राव लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था। और करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्य, यानी एक ग्रंथ है कि करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्य में लूणकरण की तुलना कर्ण से की गई है। यदि आपसे कोई ये पूछे कि लूणकरण अपनी दानशीलता के लिए प्रसिद्ध था, उसकी तुलना कर्ण से की गई है, तो किस ग्रंथ में की गई है, तो वो करमचंद्र वसोत कीर्तनम काव्य में की गई है। राव जेतसिरो छंद, जो राव जेतसिरो छंद है जो बिठू सूजा ने लिखा है, इसमें लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस शासक को कलयुग का कर्ण कहा गया है, तो बीकानेर के राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। और ये राव जेतसिरो छंद में कहा गया है। जो राव जेतसिरो छंद है इसे बिठू सूजा ने लिखा है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि इसमें 401 छंद है। यदि आपसे कोई पूछे कि राव जेतसिरो छंद जो कि बिठू सूजा द्वारा रचित है उसमें कितने छंद है, तो 401 छंद है। अब हम पढ़ेंगे कि 1526 में नारनौल के शेखा बामीरा के साथ धौसी नामक स्थान पर युद्ध करते हुए उसकी मृत्यु हुई। लूणकरण के साथ प्रताप सिंह, वेर सिंह व नेत सिंह मारे गए। यानी 1526 में नारनौल के शेखा बामीरा के साथ धौसी नामक स्थान पर युद्ध हुआ लूणकरण का, जिसमें लूणकरण की मृत्यु हो जाती है और लूणकरण के साथ प्रताप सिंह, वेर सिंह व नेत सिंह भी मारे जाते हैं। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे राव जेतसिंह। इसका कार्यकाल बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि 1526 से 1541, यानी 1526 में इसका शासन हाथ में लिया और 1541 में इसकी मृत्यु हो जाती है। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। यानी खानवा का युद्ध है वो 17 मार्च 1527 को बाबर व राणा सांगा के मध्य हुआ। जेतसिंह ने अपने पुत्र कुंवर कल्याणमल को सांगा की सहायता के लिए भेजा। यदि आपसे एक क्वेश्चन पूछे कि बाबर व राणा सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ, उसमें राणा सांगा की सहायता के लिए बीकानेर का कौन सा शासक आया था, तो वो राव कुंवर कल्याणमल था, जिसे राव जेतसिंह ने अपने बेटे कुंवर कल्याणमल को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की तरफ सहायता के लिए भेजा था। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि 1534 में कामरान, ये हुमायूं का भाई है, कामरान ने राव जेतसिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। यानी जो 1534 में जो ये कामरान है हुमायूं का भाई, इसने राव जेतसिंह को अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा, परंतु उसने अधीनता स्वीकार नहीं की और इस राव जेतसिंह इस युद्ध में जीत जाता है। और कामरान की औरतें बिठू सूजा ने राव जेतसिंह बिठू सूजा ने लिखा है में जेतसिंह व कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। यदि आपसे कोई पूछे कि 1534 में राव जेतसिंह व हुमायूं के भाई कामरान के मध्य हुआ इस युद्ध का वर्णन कहाँ मिलता है, तो राव जेतसिंह छंद में मिलता है। वहीं यदि नेक्स्ट कि जेतसिंह व कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन किस लेख में मिलता है, तो वो बीकानेर के चिंतामणि मंदिर लेख में मिलता है। यानी राव जेतसिंह व कामरान के मध्य हुए युद्ध का वर्णन बीकानेर के चिंतामणि मंदिर के लेख में मिलता है। और यदि ग्रंथ पूछे तो राव जेतसिंह छंद में। वही हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि पाहेबा या साहिबा का युद्ध। ये पाहेबा या साहिबा स्थान है, ये फलोदी जोधपुर में है। पाहेबा या साहिबा का युद्ध राव जेतसिंह व मालदेव के मध्य हुआ। ये राव जेतसिंह बीकानेर के व मारवाड़ के मालदेव के बीच हुआ। राव जेतसिंह इस युद्ध में हारता है और मारा जाता है, वह बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है। यानी पाहेबा साहिबा के युद्ध में राव जेतसिंह की मृत्यु हो जाती है और बीकानेर पर मालदेव का अधिकार हो जाता है। नेक्स्ट शासक हम पढ़ेंगे राव कल्याणमल। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1541 से 1574 के मध्य इसने शासन किया। यदि आपसे कोई पूछे कि राव कल्याणमल का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, तो ये ठाकुरियासर में हुआ, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया कि पाहिबा व साहिबा के युद्ध में मारवाड़ का जो मालदेव था उसका बीकानेर पर अधिकार हो जाता है। इस कारण कल्याणमल का राज्याभिषेक ठाकुरियासर में होता है। शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल ने पुण्य बीकानेर प्राप्त कर लिया। यदि मारवाड़ के मालदेव ने बीकानेर पर अधिकार कर लिया तो कल्याणमल ने पुनः बीकानेर किसकी सहायता से प्राप्त किया, तो इसका उत्तर शेरशाह सूरी होगा। यानी शेरशाह सूरी की सहायता से कल्याणमल ने पुनः बीकानेर का राज्य प्राप्त कर लिया।
किस प्रकार किया, इसके संदर्भ में हम पढ़ेंगे गिरी सुमेल का युद्ध। यानी ये जो गिरी सुमेल का युद्ध है ये 5 जनवरी 1544 को हुआ। शेर शाह सूरी व मालदेव के मध्य हुआ। गिरी सुमेल के युद्ध में राव कल्याणमल की सहायता शेर शाह सूरी ने की। यह भी इंपॉर्टेंट है कि जो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इसमें राव कल्याणमल ने किसकी सहायता की, तो शेर शाह सूरी की सहायता की। और इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह भी बनता है कि शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के मालदेव के साथ गिरी सुमेल का युद्ध किया। इसमें शेर शाह सूरी की सहायता किस राजपूत राजा ने की थी, वो बीकानेर के राव कल्याणमल ने की थी। सहायता क्यों की थी, तो इसका मेन कारण ये था कि वो मारवाड़ के मालदेव से बीकानेर प्राप्त करना चाहता था, इसलिए इसने सहायता की थी। अब ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि बीकानेर का प्रथम शासक यानी बीकानेर का पहला राजा जिसने दिल्ली अथवा शेर शाह सूरी से सबसे पहले संबंध बनाए। यदि आपसे कोई पूछे कि बीकानेर का सबसे पहला कौन सा राजा था जिसने दिल्ली अथवा शेर शाह सूरी से सबसे पहले संबंध बनाए, तो वो बीकानेर का कल्याणमल ही होगा। अब नेक्स्ट है कि राव कल्याणमल ने अपनी पोती यानी कल्याणमल ने अपनी पोती तथा राय सिंह की पुत्री राजकुंवरी का विवाह अकबर से किया। साथ ही कल्याणमल ने क्या किया, जो अपनी पोती थी और इस राय सिंह की जो पुत्री थी राजकुंवरी उसका विवाह अकबर से कर दिया। मुगलों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का प्रथम राजा राव कल्याणमल था। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगलों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का प्रथम शासक कौन था, तो राव कल्याणमल था। राव कल्याणमल को 2000 का मनसबदार बनाया गया। यानी राव कल्याणमल को कितने हजार का मनसबदार प्राप्त था, तो 2000 का मनसबदार प्राप्त था। राव कल्याणमल के 2 पुत्र थे, एक तो पृथ्वीराज राठौड़ जिसे आप पिथल के नाम से जानते हैं, दूसरा राय सिंह। और 1570 के नागौर दरबार में अकबर की सेवा में भेजा था। यानी ये जो राव कल्याणमल था इसे 2000 का मनसबदार बनाया गया। राव कल्याणमल के 2 बेटे थे, एक पृथ्वीराज राठौड़ और दूसरा राय सिंह राठौड़। जो पृथ्वीराज राठौड़ था इसे आप इतिहास में पिथल के नाम से जाना, वहीं राय सिंह हम नेक्स्ट राजा राय सिंह के बारे में पढ़ेंगे। इन दोनों को अकबर की सेवा में जब अकबर ने 1570 में नागौर दरबार लगाया था तब इन दोनों को राव कल्याणमल ने अकबर के दरबार में भेज दिया था। अब इसी समय हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में पढ़ेंगे। ये अगला शासक नहीं है लेकिन ये महत्वपूर्ण अकबर के दरबार का कवि था। इस कारण हम पृथ्वीराज राठौड़ के बारे में चर्चा करते हैं कि जो पृथ्वीराज राठौड़ है वो अकबर का दरबारी कवि था। पृथ्वीराज राठौड़ विष्णु का भक्त था। पृथ्वीराज राठौड़ ने दशरथ राउत व गंगा लहरी नामक ग्रंथ लिखे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अकबर ने गागरोन दुर्ग भेंट किया, कि अकबर ने बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ को कौन सा दुर्ग भेंट किया, तो वो गागरोन दुर्ग झालावाड़ भेंट किया। और गागरोन दुर्ग में ही पृथ्वीराज राठौड़ ने वेली किशन रुक्मणी लिखी। यानी वेली किशन रुक्मणी नामक ग्रंथ है वो पृथ्वीराज राठौड़ ने गागरोन दुर्ग में लिखा। और वेली किशन रुक्मणी ग्रंथ में श्री कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का वर्णन किया गया है। जो ये वेली किशन रुक्मणी है ये डिंगल भाषा या उत्तर पश्चिमी मारवाड़ी में लिखा गया है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि आपसे कोई पूछे वेली किशन रुक्मणी किसके द्वारा लिखा गया है, तो पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा किस भाषा में लिखा गया है, तो डिंगल भाषा या उत्तर पश्चिमी मारवाड़ी भाषा में लिखा है। और जो ये वेली किशन रुक्मणी है इसे कवि दुर्सा आडा ने, यानी जो ये कवि दुर्सा आडा है इसने इसे 5वां वेद व 19वां पुराण कहा है। यदि आपसे कोई पूछे वेली किशन रुक्मणी को 5वां वेद व 19वां पुराण किसने कहा है, तो कवि दुर्सा आडा ने कहा है। और ये वेली किशन रुक्मणी इसे प्रकाश में लाने का श्रेय किसे जाता है, तो वो टेसीटोरी को जाता था। ये टेसीटोरी इटली का था जो कि बीकानेर में आया था। इसने विभिन्न साहित्यों पर अध्ययन किया था। टेसीटोरी ने, यानी जो ये पीएल टेसीटोरी है उदेनी इटली का निवासी था, इसने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस यानी डिंगल का हीरो कहा है। कहने का मतलब यदि क्वेश्चन आए कि पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हीरोस किसने कहा है, तो टेसीटोरी ने कहा है। और टेसीटोरी की मृत्यु है वो बीकानेर में हुई। इसी कारण टेसीटोरी की छतरी भी बीकानेर में बनी हुई है। हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे महाराजा राय सिंह। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बीकानेर के महाराजा राय सिंह। हम अब तक पढ़ते हैं राव कल्याणमल, राव लूणकरण, लेकिन इस शासक क्या के महाराजा राय सिंह यानी बीकानेर का प्रथम राजा जिसने अपने नाम से पहले महाराजा शब्द का प्रयोग किया वो राय सिंह ही है, जिसका शासनकाल 1574 से 1612। मुंशी देवी प्रसाद ने राजपुताने का करण कहा। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि राजपुताने का करण किसे कहा जाता है, कलयुग का करण तो हमने अपने ऊपर पढ़ा था कि राव लूणकरण को कहा जाता है, वहीं राजपुताने का करण है वो राय सिंह को कहा जाता है। और किसने कहा है, तो वो मुंशी देवी प्रसाद ने कहा है। राय सिंह को मुगल दरबार का स्तंभ भी कहते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मुगल दरबार का स्तंभ किसे कहते हैं, तो मुगल दरबार का स्तंभ है वो राय सिंह को कहते हैं। महाराज धीराज व महाराज की उपाधि धारण की, यानी जो ये राय सिंह है इसने महाराज धीराज व महाराज की उपाधि धारण की तथा पहले यहाँ के राव राजा कहलाते थे। मैंने आपको पहले बताया था कि लगभग राय सिंह से पहले जितने भी राजा हुए थे वो अपने नाम के लिए राव लगाते थे, लेकिन राय सिंह ही ऐसा पहला राजा था जिसने महाराजा की उपाधि अपने नाम से पहले लगाई। नोट
ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा किसने की, तो मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा भी राय सिंह ने ही की है। अकबर का सेकंड विश्वास पात्र राजा था। यदि आपसे कोई पूछे कि अकबर का दूसरा विश्वास पात्र राजा कौन सा था, तो वो राय सिंह था। वहीं यदि आपसे कोई पूछ ले कि अकबर का प्रथम विश्वास पात्र राजा कौन सा था, तो वो आमेर का कछुआ वंश वाला मानसिंह था। और जो अकबर था, इसने राय सिंह को 4000 का मनसबदार बनाया। यदि आपसे कोई पूछे कि राय सिंह को कितने हज़ार का मनसब प्राप्त था, तो वो 4000 का मनसबदार था अकबर ने। 1572 में अकबर ने जोधपुर का प्रशासक सौंपा। यानी कहने का मतलब ये है कि अकबर ने राय सिंह को जोधपुर का प्रशासक कब नियुक्त किया था, वो 1572 में नियुक्त किया था। 1573 में मालवा के मिर्जा बंधुओं का दमन, यानी राय सिंह ने 1573 में मालवा के मिर्जा बंधुओं का दमन किया। 1574 में अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध अभियान पर भेजा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने राव चंद्रसेन के विरुद्ध कब भेजा, 1574 में भेजा। और एक इसी संबंधित ये क्वेश्चन भी है कि बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने किसके विरुद्ध भेजा था, तो वो राव चंद्रसेन के विरुद्ध भेजा था। 1574 में राय सिंह बीकानेर का शासक बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि राय सिंह ने बीकानेर का शासक कब बनता है, तो वो 1574 में बनता है। और राय सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह, यानी राय सिंह ने अपनी बेटी का विवाह जहांगीर, जिसे आप सलीम कहते हैं, से किया। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि राय सिंह है वो उसने 2 मुगल बादशाह की सेवा में रहा था। यानी 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, एक था अकबर और दूसरा था जहांगीर। यानी राय सिंह ने 2 मुगल बादशाहों की सेवा की थी, अकबर व जहांगीर। अभी यदि आपसे कोई पूछे कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा कौन था, यहाँ अकबर नहीं, यहाँ जहांगीर का पूछा है। यानी जहांगीर का विश्वास पात्र राजा कौन था तो वो राय सिंह था और जहांगीर था। इसने राय सिंह को 5000 का मनसबदार बनाया था। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि जहांगीर का सबसे विश्वास पात्र राजा कौन सा था, तो वो राय सिंह था। और राय सिंह को 5000 का मनसबदार किसने प्रदान किया था, तो वो जहांगीर ने प्रदान किया था। अब हम इसी में पढ़ेंगे कि दत्तानी का युद्ध जो कि 1583 में हुआ, मुगल सेना तथा सिरोही के देवड़ा सुल्तान के मध्य हुआ, जिसमें मुगल सेना का प्रतिनिधि जगमाल मारा गया। जो ये दत्तानी का युद्ध है 1583 में मुगल सेना वह सिरोही के देवड़ा सुल्तान के मध्य हुआ। जो मुगल सेना का प्रतिनिधित्व है वो जगमाल कर रहा था, वो मारा गया। सिरोही के देवड़ा सुल्तान विजयी हुआ। वहीं एक अंग्रेजी इतिहासकार है, वो ये भी कहते हैं कि सिरोही एकमात्र ऐसा राज्य था जो किसी के भी अधिकार में नहीं रहा है। राय सिंह ने, और ये बीकानेर के जो महाराजा राय सिंह है, उन्होंने करमचंद की देखरेख में जूनागढ़ दुर्ग, जो कि बीकानेर दुर्ग या जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण बीकानेर में करवाया। यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि जूनागढ़ दुर्ग कहाँ है, तो वो बीकानेर में है। और जूनागढ़ दुर्ग जो कि बीकानेर में, इसका निर्माण किसने करवाया, तो राय सिंह ने करवाया था और करमचंद की देखरेख में करवाया था। और जो जूनागढ़ दुर्ग है इस बीकानेर में, इसमें जैमल व फत्ता की पाषाण की मूर्तियाँ, यानी जैमल व फत्ता की पत्थर की मूर्तियाँ कहाँ लगी हुई है, तो वो जूनागढ़ दुर्ग में लगी हुई है। 1593 में अकबर ने जूनागढ़, 1604 में शमशाबाद व नूपुर की जागीर दे दी। यानी राय सिंह को अकबर ने क्या किया, 1593 में सबसे पहले तो अकबर ने जूनागढ़ की जागीर दी, फिर 1604 में शमशाबाद व नूपुर की जागीर प्रदान कर दी था, राय की उपाधि प्रदान की। यदि आपसे कोई पूछे राय सिंह को राय की उपाधि किसने दी, तो वो अकबर ने दी थी। और जो करमचंद्र ओशोत कीर्तन है, ये काव्य हमने पहले भी देखा था। यानी करमचंद्र ओशोत कीर्तन काव्य में राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि किस ग्रंथ में इस बात की पुष्टि होती है कि राय सिंह को राजेंद्र की उपाधि दी गई है, तो वो करमचंद्र ओशोत कीर्तनम ग्रंथ है। राय सिंह ने, अब हम पढ़ेंगे कि राय सिंह ने कौन कौन से ग्रंथों की रचना की है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राय सिंह राजा होने के साथ साथ एक कवि भी रहा है, अच्छा साहित्यकार भी रहा है। तो इसने वेदक वंशावली, यानी राय सिंह ने वेदक वंशावली, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वेदक वंशावली किसने लिखी है, तो राय सिंह ने लिखी है। ज्योतिष रत्नमाला की रचना भी राय सिंह ने की है। और राय सिंह महोत्सव भी राय सिंह ने लिखा है। राय सिंह ने फोग को देखकर एक दोहा भी लिखा है। यानी जो बीकानेर के राय सिंह हैं, इन्होंने फोग को देखकर एक दोहा लिखा है कि तू संदेशी रुखड़ा मैं परदेसी लोग। यानी जब अकबर ने राय सिंह को अभियान पर भेजा था, तो मरुस्थल के अंदर राय सिंह ने फोग के पेड़ को देखकर ये दोहा लिखा था। और जो बीकानेर चित्रकला, यानी बीकानेर की जो चित्र शैली है, उसकी शुरुआत 1612 में राय सिंह के समय हुई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट कि बीकानेर चित्र शैली की शुरुआत कब हुई, तो वो 1612 में हुई और राय सिंह के काल में हुई थी। और जो बीकानेर चित्रशैली में भगवत पुराण नामक ग्रंथ लिखा गया है, यानी भगवत पुराण नामक ग्रंथ का संबंध है वो बीकानेर की चित्रशैली से है। और ये भगवत पुराण है, ये भी राय सिंह के शासनकाल में ही लिखा गया था।
और राय सिंह की यदि मृत्यु की बात करें तो 1612 में बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुई। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है कि बीकानेर के ऐसा कौन सा शासक है जिसकी मृत्यु बुरहानपुर महाराष्ट्र में हुई, तो वो राय सिंह है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कर्ण सिंह। अब हम पढ़ेंगे बीकानेर के कर्ण सिंह जिनका शासनकाल है 1631 से 1699। इन्हें जंगलदर बादशाह कहा जाता है। यानी कर्ण सिंह को जो राजपुताने के अन्य राजा थे उन्होंने जंगलदर बादशाह का। वहीं चिंतामणि भट्ट के ग्रंथ सुख सप्तशती में भी कहा गया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कर्ण सिंह को जंगलदर बादशाह किस ग्रंथ में कहा गया, तो वो सुख सप्तशती ग्रंथ में कहा गया, जो कि चिंतामणि भट्ट के द्वारा लिखा गया है। अब हम पढ़ेंगे कि कर्ण सिंह के समय मतीरे की राड़ हुई 1644 में, जिसमें बीकानेर के तो कर्ण सिंह थे और इनके सामने नागौर के अमर सिंह राठौड़ थे। यानी मतीरे की राड़ कब हुई, तो 1644 में हुई। किन किन के मध्य, बीकानेर के कर्ण सिंह व नागौर के अमर सिंह राठौड़ के मध्य। इसमें जो अमर सिंह राठौड़ है वो विजयी होता है। ये मतीरे की राड़ है वो इसलिए हुई कि एक जोखड़िया गांव है नागौर की सीमा पर और उधर खिलना गांव है बीकानेर की सीमा पर। यानी इन दोनों गांव की सीमा पर एक मतीरे को लेकर ये राड़ हुई थी। उसमें जोखड़िया गांव नागौर था व बीकानेर का खिलना गांव था। अब हम पढ़ेंगे कि रचना कर्ण सिंह ने कौन सी रचना की है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के कर्ण सिंह ने साहित्य कल्पद्रुम की रचना की है। ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के कर्ण सिंह ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो वो साहित्य कल्पद्रुम की रचना की है। और साहित्य कल्पद्रुम की रचना किसने की है, तो वो बीकानेर के कर्ण सिंह ने की है। और जो बीकानेर के कर्ण सिंह है वो शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन था। यानी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बीकानेर के कर्ण सिंह के समय दिल्ली में कौन कौन से शासक थे, तो वो शाहजहां व औरंगजेब, इन्होंने दोनों के समकालीन था कर्ण सिंह। और कर्ण सिंह के ही शासनकाल में जो गंगाधर मैथिली थे उन्होंने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी नामक ग्रंथ लिखा। भट्ट होसिंक ने कर्णावत्स नामक ग्रंथ लिखा। कवि मुदगल ने कर्ण संतोष नामक ग्रंथ लगा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कर्ण सिंह के काल में गंगाधर मैथिली ने कर्णभूषण व काव्य डाकिनी लिखा। वहीं कर्णवत्स है वो भट्ट होसिंक ने लिखा। कर्ण संतोष है वो कवि मुदगल ने पूछा। यदि इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बनेगा तो वो इस प्रकार बनेगा कि कर्णभूषण नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा गंगाधर मैथिली। कर्ण संतोष नामक ग्रंथ की रचना किसने की, तो इसका उत्तर हो जाएगा कवि मुदगल। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे अनूप सिंह, यानी बीकानेर के अनूप सिंह, जिनका शासनकाल है 1699 1669 से 1698। 1670 में औरंगजेब ने मराठों के विरुद्ध बुझा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने बीकानेर के किस राजा को मराठों के विरुद्ध अभियान पर भेजा था, तो वो अनूप सिंह को भेजा था। अनूप सिंह को महाराजा व माही भ्रातियों की उपाधि औरंगजेब ने प्रदान की थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनूप सिंह को महाराजा की उपाधि किसने दी, तो औरंगजेब ने दी। और वह औरंगजेब ने माही भ्रातियों की उपाधि किसे दी, तो वो भी अनूप सिंह को दी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के किस राजा को माही भ्रातियों की उपाधि दी गई है, तो अनूप सिंह को दी गई है। और किसके द्वारा दी गई है, तो वो औरंगजेब के द्वारा दी गई है। औरंगजेब का राजनीतिक सलाहकार, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने अपना राजनीतिक सलाहकार किसे बनाया था, तो वो बीकानेर के अनूप सिंह को बनाया गया था। यानी औरंगजेब जितने भी अपनी राजनीतिक फैसले लेता था उसमें अनूप सिंह का महत्वपूर्ण रोल रहता था। और जो बीकानेर की चित्रकला का स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह का काल, जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा है कि बीकानेर के चित्रकला की शैली की शुरुआत है वो तो राय सिंह के समय होती है, लेकिन उसका स्वर्णकाल है वो अनूप सिंह का काल कहलाता है। अभी हम पढ़ें कि उस्ता कला का स्वर्णकाल और अनूप सिंह का काल कहलाता है। यानी जो ये उस्ता कला है इसका स्वर्णकाल भी अनूप सिंह का काल ही कहलाता है। उस्ता कला का मतलब होता है कि ऊँट की खाल पर कलाकारी करना। उस्ता कला को आप मनवती या मनवती कला के नाम से भी जानते हैं। उस्ता कला है वो लाहौर से राजस्थान में लाई गई है। अब हम पढ़ेंगे, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब 3-4 बार रिपीट हो चुका है कि अनूप सिंह के समय आनंद राम ने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है। यानी ये क्वेश्चन आता है कि अनूप सिंह के शासनकाल में किसने गीता का राजस्थानी भाषा में अनुवाद किया है, तो वो आनंद राम ने किया है। वहीं यदि हम नेक्स्ट पढ़ें कि जो बेताल पच्चीसी की कथा का मारवाड़ी गद्य में भी अनुवाद किया गया, यानी अनूप सिंह के काल में ही जो बेताल पच्चीसी की कथा है उसका मारवाड़ी गद्य में भी अनुवाद किया गया। अनूप सिंह की रचना, यानी अनूप सिंह शासक होते हुए भी, अच्छे राजा होते हुए भी एक साहित्यकार भी थी। जैसे उन्होंने अनूप विवेक, काम प्रबोध और श्राद्ध प्रयोग जैसे ग्रंथ लिखे हैं अनूप सिंह ने। और अनूप सिंह ने बीकानेर में ही अनूप संग्रहालय की भी स्थापना की है। यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अनूप सिंह को विद्वानों का जन्मदाता कहा जाता है। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि विद्वानों का जन्मदाता किसे कहा जाता है, तो विद्वानों का जन्मदाता है वो बीकानेर के अनूप सिंह को कहा जाता है। मणिराम, और बीकानेर के शासनकाल में ही ये मणिराम नामक एक लेखक या साहित्यकार हुआ। इसने अनूप व्यवहार सागर, अनूप सागर व अनूप विलास नामक ग्रंथ लिखे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि अनूप व्यवहार सागर, अनूप सागर व अनूप विलास नामक ग्रंथ किसने लिखे, तो ये मणिराम ने लिखे हैं। और अनंग भट्ट, और अनूप सिंह के शासनकाल में एक और अन्य कवि हैं अनंग भट्ट, जिन्होंने तीर्थ रत्नाकर की रचना की है। और वेदनाथ ने ज्योतिपति सार की ग्रंथ की रचना की। यदि आपसे कोई पूछे तीर्थ रत्नाकर ग्रंथ की रचना किसने की है, वो अनंग भट्ट ने की है।
ज्योतिपति सार नामक ग्रंथ की रचना किसने की है, तो वो वेदनाथ ने की है। जयानक भट्ट का पुत्र भाव भट्ट, यानी जो ये जयानक भट्ट का पुत्र जो भाव भट्ट है, जिसने संगीत रत्नाकार की रचना की है, वो भी अनूप सिंह के शासनकाल में की है। यानी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि संगीत रत्नाकार की रचना किसने की है, तो वो होगा भाव भट्ट ने की है। बीकानेर में 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, ये आपने पढ़ रखा होगा कि 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कहाँ है, तो बीकानेर में है। इसमें अनूप सिंह ने अनेक मूर्तियां रखवाई है। ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के 33 करोड़ देवी देवताओं के मंदिर में अनेक मूर्तियां बीकानेर के किस शासक ने रखवाई है, तो वो बीकानेर के अनूप सिंह ने रखवाई है। ये चुंगेर नामक स्थान, इसकी स्थापना भी अनूप सिंह ने की है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चुंगेर की स्थापना किसने की है, तो बीकानेर के अनूप सिंह ने की है। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे सुजान सिंह, जिसका कोई विशेष महत्व नहीं है। इसके बाद हम पढ़ेंगे राव जोरावर सिंह है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हुरडा सम्मेलन में बीकानेर का नेतृत्व तो किसने किया। जैसा कि मैं आपको पहले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ कि हुरडा सम्मेलन है, ये 17 जुलाई 1734 को हुरडा नामक स्थान भीलवाड़ा में हुआ, और इसकी अध्यक्षता है वो जगत सिंह सेकंड ने की थी। लेकिन बीकानेर राज्य की तरफ से इसका नेतृत्व है वो जोरावर सिंह ने किया था। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे गज सिंह है, यानी बीकानेर के गज सिंह, जिनका शासनकाल 1746 से 1787 रहा है। अहमद शाह ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अहमद शाह ने गज सिंह को श्री राज राजेश्वर महाराज धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह की उपाधि दी है और 7,000 का मनसबदार बनाया है। ये क्वेश्चन एक बार रिपीट आ चुका है, जिस पर कि श्री राज राजेश्वर महाराज धीराज महाराजा शिरोमणि श्री गज सिंह उपाधि धारण करने वाले बीकानेर गज सिंह को यह उपाधि किसके द्वारा प्रदान की गई, तो वह अहमद शाह के द्वारा प्रदान की गई। और गज सिंह को 7,000 का मनसबदार किसने बनाया, तो गज सिंह को 7,000 का मनसबदार भी अहमद शाह ने बनाया था। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे सूरत सिंह, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1787 से 1828 सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार के दिन जैसलमेर के जास्ता बाटी से बटनेर दुर्ग जीता। 21 मार्च 1818 में अंग्रेजों से आश्रित पार्थिव नीति के तहत संधि की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि अंग्रेजों के साथ संधि करने वाला बीकानेर का कौन सा राजा था, तो वो सूरत सिंह था, जिसने 21 मार्च 1818 में अंग्रेजों से संधि की थी। और इसी के शासनकाल में दयालदास ने बीकानेर रे राठौड़ों ख्यात लिखी। यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि बीकानेर रे राठौड़ों ख्यात किसने लिखी है, तो वो दयालदास ने लिखी है। और किसके समय शासनकाल में लिखी है, तो वो किसके शासनकाल में लिखी है, तो सूरत सिंह के शासनकाल में लिखी है। और जो करणी माता का मंदिर है, करणी माता का मंदिर है, इसे आधुनिक स्वरूप किसने दिया है। यदि आपसे ये कोई क्वेश्चन पूछे कि करणी माता के मंदिर को आधुनिक रूप किसने दिया है, तो वो भी सूरत सिंह ने ही दिया है। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे रतन सिंह, जिसका शासनकाल है 1828 से लेकर 1851। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 1844 में राजपूताओं में कन्याओं को न मारने की आण जारी करवाई। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बीकानेर में राजपूतों में कन्याओं को न मारने की आण जारी कब करवाएगी, तो 1844 में करवाएगी। और किस शासक के द्वारा करवाएगी, तो वो रतन सिंह के द्वारा करवाएगी। और रतन सिंह ने रतन बिहारी मंदिर का निर्माण बीकानेर में करवाया। ये बात भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि 1844 में प्रथम आंग्ल अफगान यानी अंग्रेज अफगान व प्रथम एवं द्वितीय आंग्ल सिख यानी अंग्रेज सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता किसने की, तो अंग्रेजों की सहायता रतन सिंह ने की थी। और जोहार जी को अंग्रेजों को किसने सौंपा था, तो वो भी रतन सिंह ने सौंपा था। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि प्रथम व द्वितीय आंग्ल सिख यानी अंग्रेज सिख युद्ध में अंग्रेजों की सहायता बीकानेर के किस शासक ने की थी, तो रतन सिंह ने की थी। और जोहार जी को भी अंग्रेजों को किसने सौंपा था, तो वो भी रतन सिंह ने ही सौंपा था। अब हम नेक्स्ट शासक पढ़ेंगे सरदार सिंह, 1851 से 1872। सरदार सिंह बीकानेर का एकमात्र राजा था जिसने 1857 की क्रांति में अपनी रियासत से बाहर सवे अपनी 5,000 घुड़सवार व पैदल सेना जनरल वॉन कोर्टलैंड के नेतृत्व में ले जाकर पंजाब के बंडालू, हासी, सिरसा, हिसार जिलों में अंग्रेजों का साथ दिया। कहने का मतलब है, यदि एक क्वेश्चन आ जाए कि 1857 की क्रांति में एकमात्र ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपनी सेना रियासत के बाहर भी भेजी थी, तो वो बीकानेर का सरदार सिंह था, जिसने अपनी सेना बंडालू, हांसी, हिसार व सिरसा तक भेजी थी 5,000। और किसके नेतृत्व में, वान कोर्टलैंड के नेतृत्व में। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने क्या किया कि सरदार सिंह को अंग्रेजों ने टिब्बी परगने के 41 गांव उपहार में दे दिए। कि 1857 की क्रांति में जब बीकानेर के सरदार सिंह ने अंग्रेजों का साथ दिया, तो अंग्रेजों ने खुश होकर टिब्बी परगने के 41 गांव हैं वो सरदार सिंह को उपहार में दे दिए। अभी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले यानी सर्वप्रथम बीकानेर में सती प्रथा व जीवित समाधि प्रथा पर रोक किसने लगाई, तो सरदार सिंह ने लगाई। यानी सबसे पहले बीकानेर में यदि सती प्रथा व जीवित समाधि पर रोक पूछे तो वो सरदार सिंह ने लगाई। नेक्स्ट शासक हम पढ़ेंगे डूंगर सिंह।
1872 से 1887 जो बीकानेर के सरदार सिंह थे, इनकी मृत्यु निसंतान हो जाती है। जब ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के महाराणा जो कि मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह की सिफारिश पर अंग्रेज़ों ने सरदार सिंह को डूंगरपुर का उत्तराधिकारी बनाया। यानी कहने का मतलब ये है कि सरदार सिंह की जब निसंतान मृत्यु हो जाती है तो मेवाड़ के महाराजा शंभू सिंह के कहने पर अंग्रेज़ों ने सरदार सिंह का उत्तराधिकारी डूंगर सिंह को बना दिया। और 1878 में अंग्रेज़ों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल भेजा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि अंग्रेज़ों की सहायता के लिए 800 ऊँटों का काफिला काबुल किसने भेजा, तो डूंगर सिंह ने भेजा। और जो बीकानेरी भुजिया जो कि बहुत फेमस है, उसके बनाने की बीकानेरी भुजिया बनाने की शुरुआत भी डूंगर सिंह के शासनकाल में ही हुई थी। सर्वप्रथम बीकानेर में हिमालय की नदियों का पानी लाने का सपना भी डूंगर सिंह ने देखा था। और बीकानेर शैली पर मुगल शैली का प्रभाव भी डूंगर सिंह के काल में, यदि आपसे कोई पूछे कि बीकानेर चित्र शैली पर मुगलों का प्रभाव किसके शासनकाल में कम हो गया, तो वो डूंगर सिंह के शासनकाल में कम हो गया। हम नेक्स्ट पढ़ेंगे महाराजा गंगा सिंह 1887 से 1943, यानी 31 अगस्त 1887 को 7 वर्ष की आयु में महाराजा गंगा सिंह गद्दी पर बैठते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शासक है। इससे लगभग 2 या 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं हर बार। तो जैसे कि क्वेश्चन है कि आधुनिक भारत का भागीरथ किसे कहा जाता है, तो गंगा सिंह को। राजस्थान का भागीरथ का किसे कहा जाता है, तो गंगा सिंह को। आधुनिक बीकानेर का निर्माता किसे कहा जाता है, तो गंगा सिंह को। और गंगा सिंह था वो अपना शासन प्रजावर्तिनो वयम के आदर्श वाक्य की पालना कर कर चलाता था। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गंगा सिंह का जो शासन है वो प्रजावर्तिनो वयम आदर्श का पालन करते हुए चलता था, वहीं यदि पूछे कि गंगा सिंह की शासन नीति के मूल मंत्र क्या थे, तो वो थे दमन, उत्पीड़न एवं निर्वासन। यानी महाराजा जो बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह थे, उन्होंने दमन, उत्पीड़न एवं निर्वासन को अपने शासन का मूल मंत्र या आधार बनाया था। राजपूतानी का सबसे बड़ा रेल मार्ग है वो भी गंगा सिंह के समय ही बना था। 1891 में PWD जिसे सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना भी गंगा सिंह के शासनकाल में हुई थी। यानी महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में 1891 में PDW सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। जो ये PDW या सार्वजनिक निर्माण विभाग है, ये सड़क निर्माण करता था, यानी सड़क निर्माण का कार्य करता था। और जो 56वां काल है, जो 1899 से 1900 ईस्वी विक्रमी संवत 1956 को पड़ा था, ये 56वां काल भी बीकानेर में गंगा सिंह के समय ही पड़ा था। गजनेर झील का निर्माण भी गंगा सिंह ने करवाया। और शहर पन्हा नामक नगर वो भी बीकानेर के गंगा सिंह ने ही बसाया। अकाल के समय अंग्रेजों ने इसे केसरी हिंद की उपाधि दी। यानी जब ये 56वां काल पड़ा था तो इसमें बीकानेर के गंगा सिंह ने अपनी प्रजा के लिए अन्न, जल व चारे की पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था की थी। इसे प्रसर होकर अंग्रेजों ने इसे केसरी हिंद की उपाधि दी। और एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक जो कि 1901 में लंदन में हुआ था, उसमें भी महाराजा गंगा सिंह शामिल हुए थे। प्रिंस ऑफ वेल्स, ये एक अंग्रेज अधिकारी है प्रिंस ऑफ वेल्स, जिन्होंने महाराजा गंगा सिंह को अपना ADC बनाया था। यानी यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि प्रिंस ऑफ वेल्स ने अपना ADC किसे बनाया था, तो वो महाराजा गंगा सिंह को बनाया था। और गंगा सिंह ने चीन के 1901 में हुए बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए, यानी जो ये महाराजा गंगा सिंह है, इसने चीन में एक बॉक्सर विद्रोह था, उसे दबाने के लिए ऊँटों की एक विशाल सेना गंगा रिसाला भेजी थी। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गंगा सिंह के ऊँटों की सेना को गंगा क्या कहा जाता था, तो उसे गंगा रिसाला कहा जाता था। और चीन में बक्सर के विद्रोह को दबाने के लिए गंगा सिंह ने चीन में ऊँटों की विशाल सेना गंगा रिसाला भी भेजी थी। अब हम पढ़ेंगे कि 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि गंगा सिंह के समय 1910 में बीकानेर में स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई। यह प्रथम राज्य था, यानी बीकानेर पहला राज्य था जिसने कार्यपालिका व न्यायपालिका को पृथक किया था। नहीं, यानी ऐसा कौन सा राज्य था जिसने कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया था, वो बीकानेर ही था। और अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि गंगा सिंह ने गंगा निवास उद्यान, बीकानेर में गंगा निवास उद्यान बनाया, जिसे वर्तमान में हम पब्लिक पार्क के नाम से भी जानते हैं। और 1913 में गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना बीकानेर में की। नोट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि जब 1914 से 18 के मध्य प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश इंपीरियल वॉर कैबिनेट के एकमात्र नॉन वाइट सदस्य गंगा सिंह थे। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1914 से 18 के प्रथम विश्व युद्ध के ब्रिटिश इंपीरियल कैबिनेट में एकमात्र नॉन वाइट सदस्य कौन था, तो वो गंगा सिंह था। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि 1919 में गंगा सिंह व SP सिन्हा प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस शांति सम्मेलन में भाग लिया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि पेरिस शांति सम्मेलन में राजस्थान के बीकानेर रियासत से शामिल होने वाले कौन से सदस्य थे, तो वो गंगा सिंह व SP सिन्हा थे। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि नरेंद्र मंडल की स्थापना कब की गई, तो वो 1921 में की गई। यानी 1921 में नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई। और नरेंद्र मंडल की स्थापना महाराजा गंगा सिंह ने की थी। और प्रथम चांसलर गंगा सिंह को, यानी स्वयं ही इसके प्रथम चांसलर बने थे गंगा सिंह।
और 1927 में गंगा सिंह यानी गंगा नहर का निर्माण किया। यदि तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले एकमात्र बीकानेर के राजा कौन थे, यानी तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया वो गंगा सिंह थे। यानी बीकानेर रियासत के एक गंगा सिंह एकमात्र राजा थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिए। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में, दूसरा 1931 में, तीसरा 1932 में हुआ था। और यदि वहीं बात करें कि जो रामदेवरा जैसलमेर में बाबा रामदेव जी के मंदिर का निर्माण है वो भी गंगा सिंह ने करवाया। जो कि अग्नि नृत्य जो कि कत्यारसर बीकानेर का प्रसिद्ध है उसको भी संरक्षण प्रदान गंगा सिंह ने दिया था। और 1932 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट यानी जो 1932 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट या सार्वजनिक सुरक्षा कानून एक्ट बनाकर सरकार के विरुद्ध आंदोलन करने वालों पर निषेध यानी बैन लगा दिया था। और 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर दिवस यानी इस पब्लिक सेफ्टी एक्ट के विरुद्ध में 17 दिसंबर 1933 को बीकानेर दिवस बनाया गया था बीकानेर में। और जो मांड गायिका अल्लाह जिलाबाई है जिन्होंने पधारो मारे देश गाया है, इनको भी संरक्षण प्रदान किया है गंगा सिंह ने। और जो बीकानेर में डूंगर कॉलेज है इसकी स्थापना भी गंगा सिंह ने ही की है। और अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया। और गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की याद में लालगढ़ प्लेस का निर्माण करवाया जो कि बीकानेर में है। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है कि महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु कहाँ हुई, तो वो बम्बई में होती है 1943 में। नेक्स्ट एवं अंतिम शासक हम पढ़ेंगे बीकानेर के शार्दुल सिंह हैं जो कि अंतिम राजा थे 1943 से 1956। यदि आपसे कोई पूछे कि एकीकरण के समय बीकानेर का राजा कौन था तो वो शार्दुल सिंह था। 26 जनवरी 1946 को राज्य में यानी अर्थात बीकानेर में प्रथम स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यदि आपसे कोई क्वेश्चन ये पूछे कि बीकानेर में पहला स्वतंत्रता दिवस कब बनाया गया तो 26 जनवरी 1946 को बनाया गया। और किसके समय बनाया गया तो शार्दुल सिंह के समय बनाया गया। और 1947 में केंद्रीय संविधान सभा में शामिल होने वाला प्रथम राज्य था। यदि आपसे कोई पूछे कि 1947 में संविधान सभा में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन सा था तो वो बीकानेर था। और एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली प्रथम रियासत कौन सी थी? यदि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि एकीकरण पर हस्ताक्षर करने वाली पहली रियासत कौन थी, बीकानेर थी। और बीकानेर के शार्दुल सिंह ने 7 अगस्त 1947 को रियासती विलय पत्र यानी एकीकरण पर हस्ताक्षर किए थे। और बीकानेर के ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बीकानेर के शार्दुल सिंह यानी इन्होंने नोता यानी जो विवाह निमंत्रण कर यानी जो विवाह के निमंत्रण पर जो नोता कर लगता था उसे तथा तख्त नशीनी की बात ये भी एक प्रकार का कर है जो कि उत्तराधिकारी कर था। यानी कहने का मतलब नोता तथा तख्त नशीनी की बात जैसे करों को समाप्त शार्दुल सिंह ने किया था। यदि आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछे कि बीकानेर में कौन सा उत्तराधिकारी कर प्रचलित था तो वो तख्त नशीनी की बात था। इसके अलावा हम नेक्स्ट पढ़ेंगे कि इसने यानी शार्दुल सिंह ने के.एम. पनिकर को बीकानेर प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्माता सभा के लिए मनोनीत किया। यदि इसका कहने का मतलब है कि बीकानेर की तरफ से बीकानेर प्रतिनिधि के रूप में संविधान निर्माता सभा में बीकानेर की ओर से कौन मनोनीत हुआ था, वो के.एम. पनिकर हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान सभा में बीकानेर का प्रतिनिधित्व किसने किया तो के.एम. पनिकर ने किया था। और IGNP नहर का निर्माण यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण भी शार्दुल सिंह के शासनकाल में हुआ था इंजीनियर कंवर सेन के प्रयासों से। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये शार्दुल सिंह था, ये बीकानेर का अंतिम राजा था। और इसकी यानी शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद शार्दुल सिंह की मृत्यु के बाद इसके 5 बेटों ने बीकानेर को 5 भागों में बांट लिया और जिसे पंचपाणों कहा गया। यानी बीकानेर 5 भागों में किसके शासनकाल में बटा तो शार्दुल सिंह के बेटों के बांटा था। यानी शार्दुल सिंह के समय इस कारण बीकानेर को पंचपाणों भी कहा गया है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और पसंद तो आप हमें लाइक करके बता सकते हैं। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।